कहानी शुरू होती है नई दिल्ली की एक सुनहरी सुबह से। 8 अक्टूबर 2025 की राजधानी की हवा में हल्की सी ठंडक घुली थी। संसद मार्ग के पास स्थित एक भव्य सभागार में लोग एक एक कर आ रहे थे। वकील अपने काले कोटों में फाइल संभाले घूम रहे थे। अधिकारी व्यवस्थित रूप से आगंतुकों को उनकी जगह पर बैठा रहे थे और मंच पर लगे बड़े बैनर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने भारत और विदेश में हलचल मचा दी है। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। यहाँ भारत की कर न्याय प्रणाली का भविष्य की दिशा तय करने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायिक और विधिक मस्तिष्क एकत्र हुए थे। कुछ ही देर में मंच पर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पहुंचने वाले थे। सभागार पूरी तरह भर चुका था। सामने की पंक्तियों में काले कोट पहने वरिष्ठ अधिवक्ता, आयकर विभाग के अधिकारी, न्यायिक सदस्य और पत्रकार बैठे थे। बीच में कुछ युवा वकील भी थे, आंखों में उत्सुकता और कानों में हेडफोन लगाकर लाइव ट्रांसलेशन सुनने के लिए तैयार। मंच पर 5 कुर्सियां सजी थी। बीच में CJI गवई की सीट थी। बाईं ओर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दाईं ओर IT8 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति CV बर्डंग और उनके साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और कानून सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा भी उपस्थित थे। जब सभी मंच पर आसीन हुए, सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक औपचारिक परिचय के बाद कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश के संबोधन से हुई। CJI गवई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोलना शुरू किया। कराधान केवल वित्तीय नीति नहीं, उन्होंने कहा, नागरिकों के जीवन, उनके उद्यम और उनकी आजीविका से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, कर कानून वह क्षेत्र है जहां राज्य की शक्ति सीधे व्यक्तिगत उद्यम और आजीविका को छूती है। इसके निर्णयों में कानूनी शुद्धता के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। उनकी यह पंक्ति जैसे हर वकील और हर करदाता के दिल में उतर गई। CJI गवई ने इसके बाद एक उपलब्धि साझा की जिसने हॉल में बैठे सभी लोगों में गर्व का भाव भर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में IT80 नेलबंद मामलों को 85,000 से घटाकर 24,000 कर दिया है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बेंच और बार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। सभागार में बैठे वरिष्ठ वकील एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी लंबे संघर्ष की जीत को याद कर रहे हों। लेकिन फिर उन्होंने आंकड़ा रखा जिसने माहौल को गंभीर बना दिया। फिर भी रुपए 6.85 लाख करोड़ के कर विवाद लंबित हैं, जो भारत के GDP का 2% से अधिक है। ये आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं था, यह देश की अर्थव्यवस्था पर लटकी एक भारी तलवार थी। फिर CJI गवई ने एक गहराई से जड़ा मुद्दा उठाया, विरोधाभासी निर्णयों की समस्या। उन्होंने कहा, जब न्यायालय और अधिकरण सुसंगत, तर्क संगत और पूर्ण में निर्णय देते हैं तो कानून एक स्थिर ढांचा बन जाता है। असंगत मत न्याय प्रणाली की प्रामाणिकता को कमजोर कर सकते हैं। हाल ही में बैठे कई सदस्य सहमति में सिर हिलाने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यही तो असली चुनौती है। दरअसल कई बार अलग अलग पीठें एक ही कानूनी सवाल पर अलग अलग राय देती हैं। दोस्तों, करदाताओं में भ्रम होता है, अपीलें बढ़ती हैं और न्याय की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा, उसने इस संगोष्ठी को महज एक भाषण से आगे बढ़ाकर एक संस्थागत सुधार की दिशा में बदल दिया। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम का खाका खींचा, एक ऐसा ढांचा जो IT80 को अधिक सशक्त, पारदर्शी और आधुनिक बनाए। उन्होंने सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया पर बात की। किसी अधिकरण की विश्वसनीयता इस विश्वास पर निर्भर करती है कि उसके सदस्यों का चयन वस्तुनिष्ठ मानकों पर किया जाता है, न कि केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उसने इस मुद्दे पर लंबित न्यायिक मामलों का हवाला देते हुए कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस का है, लेकिन दिशा स्पष्ट थी, नियुक्ति प्रक्रिया और पारदर्शी और योग्यता आधारित होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्यों को लंबा कार्यकाल दिया जाए ताकि वे संस्थागत अनुभव और न्यायिक विशेषज्ञता विकसित कर सकें। हमें ऐसे अनुभवी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहिए जो अपने करियर के उचित चरण में हो, न कि अंत में। इस विचार को सुनकर कुछ वरिष्ठ एक अधिवक्ता एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। शायद वे उन साथियों को याद कर रहे थे जो रिटायरमेंट से ठीक पहले नियुक्त हुए थे। CJI ने कहा कि केवल योग्य लोगों की नियुक्ति ही काफी नहीं,
उन्होंने निरंतर परीक्षण और शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ITAT मेंसरचित इंडक्शन कोर्स, नियमित जुडिशियल एजुकेशन और संयुक्त कार्यशालाओं जित की जाए, जिनमें अधिकारी, सदस्य और बार एक साथ प्रक्रियात्मक और विशेषगत चुनौतियों का चर्चा करें। उन्होंने कहा कि विशेष पीठों का गठन किया जा सकता है और आंतरिक रेफरेंस प्रोटोकॉल विकसित किया जा सकता है ताकि विरोधाभासी निर्णय की स्थिति को समय रहते सुलझाया जा सके। इसलिए न केवल वादकारियों की अनिश्चितता कम होगी बल्कि उच्च न्यायालयों पर भी बोझ घटेगा। उन्होंने इस पर जोर दिया कि ITAT के पास अपना स्थिर सचिवालय, पर्याप्त रजिस्ट्री समर्थन और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर व स्टाफ पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रशासनिक बाधाएं अक्सर न्यायिक दक्षता में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। CJI गवई ने सुधारों को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सभी सुधार संवाद और परामर्श के माध्यम से ही प्रभावी हो सकते हैं। उन्होंने सावधान किया कि कभी अच्छे इरादों से किए गए बदलावों के अनपेक्षित परिणाम हो जाते हैं। जहां सुधार काम करें उन्हें आगे बढ़ाया जाए, जहां ना करे वह उन्हें समायोजित किया जाए। यह वक्तव्य हाल में बैठे सभी लोगों के लिए एक सशक्त संदेश था। सुधार कोई एक बार का प्रयोग नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने भाषण के अंत में CJI गवई ने श्रोताओं को 1941 में ले गए, उस समय जब ITAT की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि तब इसका उद्देश्य न्यायिक दृष्टि और लेखा विशेषज्ञता को एक साथ लाना था ताकि हर मामलों में सटीक और व्यवहारिक न्याय दिया जा सके। यह मॉडल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उन्होंने कहा, क्योंकि हर कानून में पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुके हैं। उन्होंने ITAT की उस गौरवशाली परंपरा का भी सराहना की जिसमें कई सदस्य आगे चलकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। अंत में उन्होंने बार और बेंच के संबंधों पर बात की। बार और बेंच न्याय प्रशासन के समान भागीदार हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ITAT अध्यक्ष न्यायमूर्ति CV भड़ंग, उपाध्यक्ष महावीर सिंह और बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय वाधवा को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता में उनकी भूमिका अनिवार्य और अमूल्य है। जैसे ही उनका संबोधन समाप्त हुआ, हॉल में लंबी तालियां गूंजने लगी। कई युवा वकीलों की आंखों में प्रेरणा झलक रही थी। वरिष्ठ न्यायविदों ने भी सिर हिलाकर समर्थन जताया। यह भाषण केवल एक औपचारिकता नहीं था, यह भारतीय कर न्याय प्रणाली के लिए एक नई दृष्टि, एक दिशा और एक रोड मैप लेकर आया था। ITAT जो कभी 1941 में एक नवाचार के रूप में शुरू हुआ था, आज भारत की कर न्याय प्रणाली की रीढ़ हड्डी है। बीते कुछ वर्षों में उसने लंबित मामलों में अपनी कमी लाकर क्षमता साबित की है, लेकिन भविष्य में उसे और सशक्त, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। CJI गवई का यह भाषण उसी यात्रा का प्रारंभिक आरंभ है, एक ऐसी यात्रा जिसमें पारदर्शी नियुक्तियां, विशेषता आधारित निर्णय, आधुनिक प्रशिक्षण, सुसज्जित न्याय शास्त्र और प्रशासनिक स्वायत्तता के पथ पर चलते हुए ITAT भारत की आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकता है। और शायद आने वाले वर्षों में जब कोई युवा वकील इस दिन को याद करेगा तो वह कहेगा वो 8 अक्टूबर 2025 का दिन था जब ITAT की कहानी में एक नया अध्याय लिखा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।